पहले अर्बन नक्सल और अब दिमागी नक्सल। अनपढ़ आदमी से तो आप डील कर सकते हैं, लेकिन कुपढ़, अपढ़ आदमी से डील करना मुश्किल है। आखिर कौन है अर्बन नक्सल और कौन है दिमागी नक्सल? नए फ्रेज। असली मुद्दा है उससे भटकने की कोशिश। लोकशाही में आप आम जनता के वोट से जीत कर आते हैं। अभी तो ईवीएम का लीला चल रहा है, ईवीएम के वोट से भी जीत के आते हैं। ईवीएम से भी जीत के आते हैं, तब भी आप डेमोक्रेसी में आंसरेबल हैं। एक्सप्रेसवे बन रहा है और 1 महीने के अंदर लीक हो जा रहा है। बच्चों को स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। सीयूटी, नीट का आपने देखा, 22 बच्चे ने सुसाइड कर ली और पेपर लीक पे लीक। भ्रष्टाचार का आलम भी है और साथ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, फॉरेन पॉलिसी ज़ीरो, अंडा, सब फ्रंट पे फेलियर। गरीबी, बेरोजगारी, महँगाई सब बढ़ते जा रही है। तो क्या सवाल पूछना सरकार से, ये दिमागी नक्सल है या अर्बन नक्सल है? लोकशाही का तकाज़ा क्या है? और जो अंधभक्त हैं, हुँ, अंधभक्त, गोबर खाने वाले, गोमूत्र पीने वाले, वो सब देशभक्त हैं। हुँ, ये सवाल है। अगर प्रधानमंत्री से कोई उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री माँगे, तो क्या अर्बन नक्सल है या दिमागी नक्सल है? तो प्रधानमंत्री को इसकी परिभाषा देनी चाहिए थी। धर्मशास्त्रों से भी देखना चाहिए था कि इस तरह की प्रवृत्तियाँ वहाँ पे हैं या नहीं है। हैं तो कौन से देवता इसमें शामिल है? सवाल पूछने वाले देवता या एक्शन लेने वाले देवता। अगर अर्बन नक्सल है, दिमागी नक्सल है, तो अर्बन मनु पे तो बात नहीं करते हैं। सारे आईआईटीज़, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इतनी एट्रोसिटीज़ हो रही है, हकमारी हो रही है। ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी का एनएफएस हो रहा है, तमाम सब घपलेबाज़ी चल रही है। लेकिन अर्बन मनु शब्द निकालने की हिम्मत क्या प्रधानमंत्री के पास है? ये सवाल यहाँ रखता हूँ और सीधे चलता हूँ प्रोफेसर एडवोकेट सुरेश माने साहब के पास। लगातार अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं। अभी कुछ दिनों से अंतराल, गैप हो गया था। माने साहब हमारे साथ हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और एक प्रोफेशनल लॉयर भी। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट्स से, एक टिप्पणी से कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। आखिर प्रधानमंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं? अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं जाने वाले थे लेक्चर देने के लिए नालसा, छात्रों ने मना कर दिया। उस पर मनन मिश्रा का जो प्रतिक्रिया था आपने देखा ही, बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। तो पूरा जन समुदाय ही एक तरह से दिमागी नक्सल हो गया है। समझते हैं माने साहब इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं। स्वागत है सर, जय भीम। हाँ प्रोफेसर जय भीम। थोड़ा गैप हो गया जी और चलो एक देर से सही लेकिन एक रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आपने पृष्ठभूमि रखी है। पृष्ठभूमि में 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का लाल किले से जो भाषण हुआ वो उसका बैकग्राउंड में है। मुझे अचंभा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के भाषण पिछले 12 साल से अपन सुन रहे हैं। मुझे लगता है वो उत्तर भारत में कावड़धारियों को खाली शुभेच्छा देने का काम रह गया, वरना हम्म प्रधानमंत्री वो लाल किले से भी काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते। अच्छा है कि उन्होंने वो भी नहीं किया है। दूसरा जो बैकग्राउंड है कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो संस्था है, मैं पहले भी इसके बारे में कई बार लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये अभी रेगुलेटरी एक संस्था नहीं है, ये अब एक लॉ इंडस्ट्री बन चुकी है। हम्म अब उस लॉ इंडस्ट्री के कौन नफे नुकसानदार है उसको अगर समझना है तो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बारे में जब एक देसाई नाम के अध्यक्ष थे उसके ऊपर रेड पड़ी थी, तो उनके घर पे इतना पैसा मिला था, इतना पैसा मिला था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रखना है या नहीं रखना है, यहाँ तक बात हो रही थी। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब से ये न्यू सेमेस्टर पैटर्न 5 इयर्स कोर्स पैटर्न आ गया और उसके लिए पहले एनुअल रिकॉग्निशन नहीं होता था। ये जब एनुअल रिकॉग्निशन सिस्टम बीसीआई ने चालू की
तब से बीसीआई में लीगल एजुकेशन के फील्ड में जरूरत से ज़्यादा दादागिरी हो गई। परिणामतः फैसले हो गया और परिणामतः रिकॉग्निशन देने नहीं देने में कई भ्रष्टाचार के मामले में सामने आए। जैसे एक बार ये जिक्र हुआ था कि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ गाय भैंस रखने के लिए भी जगह नहीं है, वैसे रूम लॉ कॉलेजेस के रूम दिखाया था। ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, तो देश भर की कहानी है। तो ये भी क्यों हुआ वो भी देखना चाहिए। तीसरी बात जो आपने जिक्र किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब इनको नलसार के छात्रों ने लगभग बाइकआउट किया। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 खबरें मैंने पढ़ी कि चीफ जस्टिस के ऑफिस से ये क्लैरिफिकेशन किया गया है कि नलसार का हमने इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो वो सच क्या है झूठ क्या है एक अलग बात है, लेकिन चीफ जस्टिस को सफाई देनी पड़ी कि नलसार का मैंने इनविटेशन कोई एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी, जब मैं दोपहर को ऑफिस आने के लिए निकला तो टीवी पर एक खबर आई थी, और वो खबर ये क्या है, दिमागी नक्सल पार्टी की सोशल मीडिया के ऊपर स्थापना हुई है। जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके स्टेटमेंट के बाद पैदा हुई, वैसे प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण में जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि दिमागी नक्सल, तो उस शब्द को लेकर सोशल मीडिया में आज ही एक मंच बना है, पार्टी बनी है, उसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी, और उसके फॉलोअर भी लगभग 1 लाख से ज्यादा हो गए। तो ये जब 3 मुद्दे हम समझ रहे हैं, तो पहले प्रधानमंत्री का जो बयान है, तो ये अर्बन नक्सल टू दिमागी नक्सल यहाँ तक पहुंच गया। अब एक तरफ केंद्र की सरकार बार बार दावा कर रही है कि देश से पूरा नक्सलवाद को हम मिटा लिए, सारे राज्यों से खत्म किया गया। एक तरफ वो भी अपनी पीठ थपथपाने का काम चालू था, और दूसरी तरफ अर्बन नक्सल के ऊपर हमला हो रहा था, और अर्बन नक्सल में कई बुद्धिजीवियों को गिना गया, किसी अन्य सिविल सोसाइटी के संगठन को काउंट किया गया, एनजीओ को काउंट किया गया। अब अर्बन नक्सल से होकर दिमागी नक्सल तक ये मामला पहुंच गया। अब ये जब हम समझेंगे तो दिमागी नक्सल, ये शब्द प्रयोग जो मोदी जी का है, कई ये शब्द प्रयोग दिल्ली में जंतर मंतर पर हाल में ही जो जेएनजी आंदोलन खड़ा हुआ, और उस आंदोलन में सरकार से जो सवाल दागे गए, पूछे गए, क्या वो आंदोलन और क्या वो सवाल ये तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को फिर अर्बन नक्सल से मेंटल नक्सल या दिमागी नक्सल ये शब्द प्रयोग करना पड़ा। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को ये सब करना क्यों पड़ता है। बेहतर है, देश के सामने बहुत सारे प्रश्न पड़े जिनका आपने जिक्र किया, चाहे छात्रों के हो, किसानों के हो, एससी एसटी के हो, माइनॉरिटी के हो, अन्य किसी तबके के हो, विकास नीति को लेकर हो, उसकी बहस तो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। संसद का लोकशाही में, लोकतंत्र में एक एक अनुभूत ऐसा महत्व है, वो फोरम है, उस फोरम में उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वहाँ चर्चा न करते हुए जंतर मंतर क्या हुआ इसकी चर्चा वहाँ नहीं कर रहे, शोर शराबे के अंदर पूरे पार्लियामेंट के 3 हफ्ते के अधिवेशन को समेटना और लाल किले में आकर भाषण देना, ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। और ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इसलिए है कि अब केंद्र की सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, या और कोई उनके साथीदार हो, उनका जो जर्नी है, टोटल जर्नी,
जो पिछले 10-12 से साल से जो चल रहा है, वो मुझे लगता है कि एक स्टेप आगे बढ़ गया। दिमागी नक्सल ये शब्द प्रयोग से एक थोड़ा वो आगे बढ़ गया है, और आगे बढ़कर उस दायरे में इस देश के हर नागरिक को लाया गया है, जो सरकार को सवाल उठाएगा, सरकार को सवाल पूछेगा, सरकार के नीति को एग्जामिन करने की कोशिश करेगा। मतलब ये सरकार बिल्कुल अनियंत्रित बनना चाहती है। एक तरफ से जो भारतीय संविधान की दुहाई देकर हम बार बार कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र चेक्स एंड बैलेंसेस का है। अगर संसद कोई गलत करती है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका गलत करती है तो संसद है। लेकिन हाल ही में जब केंद्र की सरकार और इस देश के चीफ जस्टिस या न्यायपालिका, इनका जब रुख देखते हैं तो वो लगभग दो एक साथ होने के बाद चेक्स एंड बैलेंसेस की सिस्टम कहाँ रहती है। और ऐसे हालत में संविधानकर्ताओं ने ये मान लिया था कि ऐसे हालत में चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल नागरिक अदा करेंगे, देश के लोग अदा करेंगे, जिनके नाम पर यह संविधान बना है। अब जब लोग सवाल उठाने लगे, छात्र सवाल उठाने लगे, बुद्धिजीवी सवाल उठाने लगे, तो एक तरफ से उनको डरावना, एक धमकाना, उनको एक दिमागी नक्सल कहकर लगभग एक अलग कैटेगरी में खड़ा करना, इस कोशिश में मोदी सरकार लगी है। आप जानते हैं कि नक्सल शब्द से बहुत से, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनके दिमाग में एक मैकेनिज्म आता है को किस तरह से डील किया जाए। तो ये मैकेनिज्म को लाकर लगभग देश का नागरिक कोई भी हो, अगर वो सरकार से सवाल पूछता है, नीतियों की आलोचना करता है, तो वो अर्बन नक्सल कहा जाएगा। आज एक पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी का एक कोट आया है, और उन्होंने कहा कि मैं अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल हूँ, मैं दिमागी नक्सल हूँ, क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, उनकी नीति की आलोचना करता हूँ। अगर ये हम जब देखते हैं तो केंद्र सरकार बिल्कुल अनकंट्रोल गवर्नमेंट या अनकंट्रोल गवर्नेंस उस दिशा में जाना चाहती है, और ये अनकंट्रोल गवर्नेंस की तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि अर्बन नक्सल ये हथियार अब ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो अब दिमागी नक्सल तो हर कोई, इवन वांगचुक जैसे आदमी को भी, जिसको किसी समय पे यही केंद्र सरकार लेह लद्दाख मामले में सलाहकार मानती थी, कंसल्टेशन प्रोसेस में रहती थी, जंतर मंतर के बाद उनको भी लगभग एक अलग लेवल पे गवर्नमेंट ने खड़ा किया। उसी तरह आने वाले दिनों में जो भी केंद्र सरकार की आलोचना करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, उसको ये दिमागी नक्सल तय करके फिर उसके खिलाफ जो कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के माध्यम से कई और तरीके से उसको प्रताड़ित करना है, उसको परेशान करना है, इस तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये जो दिमागी नक्सल शब्द प्रयोग किया है, हालांकि लोकतंत्र में ऐसे शब्द का प्रयोग बिल्कुल लाजमी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो देश की सारी मशीनरी जो है, स्टेट अपरेटस जो है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, और वो चौकन्ना रहकर देश में ऐसे कौन दिमागी नक्सल है उसकी खोज में निकलेगा या निकल पड़ा होगा, ये भी बात को हमने समझना पड़ेगा। लेकिन ये इस दिमागी नक्सल को टॉपिक को हम यहाँ कंक्लूड करने के लिए इतना ही कहें कि देश के सामने बहुत सारे बड़े बड़े मसले पड़े हैं, बड़े बड़े इश्यूज है जिसको देश ने टैकल करना चाहिए। उसके बजाय ये नॉन इशू को इशू बनाकर पिछले 10-12 साल में बीजेपी ने लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को अंधाभक्त बनाया। उसी कड़ी में ये दिमागी नक्सल और एक हथियार देश के प्रधानमंत्री के पास है, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया।
मैं दूसरी बार जो कह रहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी सही मायने में अब जांच करने का समय आ गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई समय पे कई मामलों में अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करती है। लीगल एजुकेशन उनके दायरे में, इसका मतलब पूरा लीगल एजुकेशन उनके दायरे में नहीं है। उसके लिए यूजीसी जैसी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी जैसी संस्था है, ये शायद बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलने लगी है पिछले 10-12 साल से। जो लीगल प्रोफेशन है वो रेगुलेट करने का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अधिकार है, लीगल एजुकेशन रेगुलेट करने का अधिकार नहीं है। और इसको लेकर कई अदालतों के फैसले भी आ चुके हैं। लेकिन इन तमाम फैसलों के बावजूद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लीगल एजुकेशन में, एजुकेशन ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सेक्टर नहीं है, लीगल प्रोफेशन है। मतलब वो लड़का लड़की जब भी एलएलबी होकर लीगल प्रैक्टिस में आएगा, देन जुरिस्डिक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्ट्स। लेकिन पिछले 10-12 साल से लीगल एजुकेशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म के नाम पर ये बहुत बड़ी दखल अंदाजी देने का काम शुरू किया। वो एक कारण है। दूसरा कारण, ये जो लॉ कॉलेजेस की अभी देश भर में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका कारण क्या? किसी के पास पर्याप्त कुछ अगर एक्सेप्शन छोड़ दे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचिंग फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गायब है, लाइब्रेरी का पता नहीं है, और उनको रिकॉग्निशन देने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशनल मैटर में दखल अंदाजी करता है। मतलब कौन से कॉलेजेस को लीगल एजुकेशन देना या नहीं देना है, पढ़ाना या नहीं पढ़ाना है, ये भी हथियार बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो उसका एरिया नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं जब खुद लॉ डिपार्टमेंट का हेड रहा बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, तब मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि लीगल एजुकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट कर सकता है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या और तरीके अपना कर देश भर जो बिल्कुल जो लॉ कॉलेजेस की इंडस्ट्री बन चुकी है, इंडस्ट्री, एजुकेशनल सेंटर्स नहीं है, इंडस्ट्री बन चुकी है, उसमें से फी के नाम पे कितने पैसे वसूले जाते हैं, और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिकॉग्निशन के नाम पर, पहले एक बार रिकॉग्निशन हो गया, लॉ स्कूल को दोबारा परमिशन की जरूरत नहीं थी। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बदले और बार बार चाहिए आपको, हर साल रिकॉग्निशन चाहिए। और इसीलिए इस साल महाराष्ट्र में इवन रिनाउंड लॉ कॉलेजेस एडमिशन के लिस्ट में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका जो एनुअल रिकॉग्निशन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर नहीं किया था। जब हल्ला गुल्ला हुआ, मैटर हाईकोर्ट में पहुंची, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत दूसरे दिन उन लॉ कॉलेजेस को, लॉ स्कूल को एडमिशन लिस्ट में रखा। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अभी नलसार के छात्रों के साथ किया, वो अन्य कॉलेजेस, अन्य स्टेट्स, अन्य लॉ स्कूल के बारे में भी कई बार किया है, और इसके परिणाम बहुत सारे लोगों को भुगतने पड़े हैं। इवन मुंबई में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो विमेन एजुकेशन में अग्रेसर है, वहाँ के लीगल डिपार्टमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ एक पिटीशन डाला था इस मामले में। लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिनके ऊपर करोड़ों का खर्चा होता है, वो पैसा कहाँ से आता है, फिर वो पैसे कैसे वसूल किए जाते हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें ज़्यादा दखल अंदाज देने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट यहाँ दखल अंदाजी नहीं देता। यहाँ कभी कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या इनकी दोनों की यह मिली भगत है, इसके कारण ये होता है। और इसीलिए नलसान के छात्रों ने जो अभी स्टैंड उठाया कि चीफ जस्टिस का हम वेलकम नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे, हम ये
प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो उन्होंने भूमिका अपनाई उसके पीछे ये लंबी चौड़ी कहानी है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसका भी ध्यान नहीं है कि देश में लीगल एजुकेशन के सुधार के तौर पर जो 5 ईयर लॉ कोर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मदद से चालू किए गए, देश भर चालू किए गए, लॉ मिनिस्ट्री का उसमें अहम रोल है। तो वो 5 ईयर कोर्सेज चलाने वाले, चाहे बेंगलोर लॉ स्कूल हो, या नलसार हो, या दिल्ली का नेशनल लॉ स्कूल हो, या जोधपुर का हो, इनमें भी लीगल एजुकेशन की आज क्या हालत है, इसमें ना खुद सुप्रीम कोर्ट देखता है, ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है। क्योंकि लीगल एजुकेशन, लॉ स्कूल्स एक बड़ी इंडस्ट्री बनी है और ये इंडस्ट्री में काफ़ी पैसा है और उस पैसे के धनी कुछ लोग बनना चाहते, कुछ लोग उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते, इसलिए लीगल एजुकेशन का बुरा हाल है। और व्हेन लीगल एजुकेशन का बुरा हाल है तो लीगल प्रोफेशन का भी बुरा हाल होता है। और इसके बारे में बार बार कई लोगों ने टिप्पणी की है। तो उसके लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दुर्भाग्य से वो लेते नहीं है। अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल, क्या प्रधानमंत्री अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं? क्या युवाओं को और जो सवाल पूछने वाले छात्र छात्राएं हैं, लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विरोधी दल हैं, क्या सब दिमागी नक्सल हैं? और जो ये गोबर भक्त बना रहे हैं, भक्त गोबर भक्त, क्या वो राष्ट्रभक्त हैं? विडंबना है। बीसीआई भी अपने हदें पार कर रहा है। आखिरकार मनन मिश्रा को माफी मांगनी पड़ी। बीसीआई क्या एक इंडस्ट्री में तब्दील हो रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से मानी साहब ने समझाया है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलेंगे माने साहब के साथ किसी और एपिसोड। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया प्रोफेसर।